नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा जारी प्रश्न बैंक में 2 मॉडल पेपर दे रखे थे। उनमें से पहले मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हमने देख लिया था और आज की इस वीडियो में हम सेकंड मॉडल पेपर का सॉल्यूशन यहां पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, ये जो मॉडल पेपर है या जो प्रश्न बैंक है वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी की हुई है, राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की हुई है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। तो इसके सभी क्वेश्चंस आप एक एक करके समझेंगे, देखेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि हमारा जो पेपर है वो 56 अंक का होने वाला है। हमें 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलने वाला है। कुछ सामान्य निर्देश भी हमें यहाँ पर दे रखे हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम प्रश्न पत्र पर अपने नामांक लिखें। तो आपको प्रश्न पत्र पर सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर लिखने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ लिखें। जैसे पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, उसमें एक से अधिक पार्ट है। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें एक से अधिक खंड होंगे, एक से अधिक भाग होंगे, तो उनके उत्तर एक ही जगह पर आपको करना है। प्रश्न पत्र के हिंदी से अंग्रेजी में रूपांतरण अंतर एवं त्रुटि होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाए कि हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में आपका पेपर आने वाला है। और यदि आपको त्रुटि नजर आए तो आपको हिंदी वाला प्रश्न ही बिल्कुल सही मानकर चलना है। पहला और दूसरे प्रश्न के प्रत्येक भाग हैं वो आधे अंक के हैं। तीसरे के प्रत्येक भाग 1 अंक का है। 4 से लेकर 15 तक के जो प्रश्न है वो 1.5 अंक के हैं। 16 से 18 3 अंक के और 19 और 20वां जो क्वेश्चन है वो 4 अंक के। 16 से लेकर 20 तक आपको आंतरिक विकल्प मिलेंगे अथवा में भी प्रश्न मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम खंड ए लेकर चलते हैं। पहला खंड देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो देखिए पहला जो प्रश्न है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल क्या होगा। समझें, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो उनके दोनों आवेशों पर परिमाण में समान और विपरीत दिशा में बल लगते हैं, कुल बल 0 होता है। देखिए एक डायग्राम के जरिए हमने यहाँ पर दिखाया है। ये हमारे पास में एक विद्युत द्विध्रुव है। इसके जो आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश दिखाए हैं हमने यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्लस क्यू पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्यू इंटू ई बल लगता है। माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में भी क्यू इंटू ई परिमाण का बल लगता है। तो कुल मिलाकर जो बल है वो 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों ही बल परिमाण में समान और एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। कुल बल 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संधारित्र में ऊर्जा संचित होती है। तो संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। संधारित्र में संचित ऊर्जा होती है 1/2 CV² या Q²/2C या 1/2 Q इंटू V, जो कि विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो प्रतिरोधकता हम रो बराबर जानते हैं RA/L। तो रो का मात्रक वही होगा जो RA/L का मात्रक होगा। RA/L
L का मात्रक। R यहाँ पर प्रतिरोध है और इसका मात्रक होता है ओम। A यहाँ पर क्षेत्रफल है जिसका मात्रक मीटर स्क्वायर। यहां से ओम इंटू मीटर इसका मात्रक आ जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। तो देखिए, धातुओं का ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता या प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। एक रिलेशन हम जानते हैं, R बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर। तो अल्फा धातुओं के लिए होता है धनात्मक, धातुओं के लिए अल्फा धनात्मक होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ताप बढ़ने पर धातुओं का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता दोनों ही बढ़ जाती है। तत्पश्चात अल्फा धनात्मक होगा। ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए उपयोग करते हैं। धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए देखिए, धारामापी खुद श्रेणी क्रम में जुड़ता है। यहां पर समांतर क्रम में यहां पर संट का प्रयोग करते हैं। ऐसे क्लियर नहीं बता रखा, क्योंकि देखिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, ये गलत है। समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगता है, ये भी गलत है। संट का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में सेतल्य हानि को कम करने के लिए उपयोग करते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा हानियां होती है, तो सेतल्य ऊर्जा हानि को कम करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे? तो देखिए, सेतल्य ऊर्जा हानि को कम करने के लिए नरम लोहे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बार बार चुंबकन और विचुंबकन होता है, तो उस दौरान सेतल्य ऊर्जा हानि होती है, तो उसको कम करने के लिए नरम लोहे के क्रोड का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उष्मीय विकिरण कहलाते हैं। तो जो अवरक्त किरणें होती है वो उष्मीय विकिरण कहलाती है। किरण प्रकाशिकी में क्रांतिक कोण संबंधित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। कांच से बने उत्तल लेंस को जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि वो पहले की तुलना में कम विचलन उत्पन्न करता है। या हमारे पास में एक फॉर्मूला भी है, 1/f बराबर n2 अपॉन में n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहां से कि जब हम इसको जल में डुबो देंगे, तो जल में डुबो देंगे तो n1 का मान पहले जैसे 1 होता है, तो ये हो जाएगा थोड़ा सा ज्यादा, तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो n2 अपॉन n1 की जो वैल्यू है वो घट जाएगी। ये n2 अपॉन n1 की वैल्यू घट जाएगी, तो 1/f है वो घट जाएगा, मतलब f बढ़ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश के वेग एवं अपवर्तनांक में संबंध होता है। तो देखिए, स्नेल के नियम से n बराबर हम c1 अपॉन c2 जानते हैं, और यहाँ पर निर्वात में प्रकाश के वेग को c से और किसी माध्यम में प्रकाश के वेग को v से हम पुट करें, तो हमारे पास में v बराबर आ जाएगा c/n। तो c/n ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी धातु का कार्यफलन निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो कार्यफलन की जो वैल्यू है वो पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जैसे ये हमारे पास में है एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसमें ये हमारे पास में एक्स एक्सिस, इस दिशा में हम प्रकाश की तीव्रता ले लेते हैं, प्रकाश की तीव्रता, और दूसरी अक्ष के अनुदिश हम प्रकाश विद्युत धारा ले लेते हैं।
प्रकाश विद्युत धारा, और दोनों के बीच में यदि हम ग्राफ खींचें तो विद्यार्थियों हमें एक इस तरीके की सरल रेखा प्राप्त होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। तो आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है। यहां पर क्लियर कर लीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की किसी भी कक्षा, nवीं कक्षा में जो ऊर्जा होती है वो En से यदि हम पुट करें तो गतिज ऊर्जा उसकी ऋणात्मक मान के बराबर और स्थितिज ऊर्जा उसकी दुगुनी होती है। स्थितिज ऊर्जा उसकी दुगुनी होती है। क्लियर? तो यहां से अपने को ये दे रखा है कि हम ये जानते हैं कि प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है वो माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो K1 का मान इसको नेगेटिव से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्रथम कक्षा में जो गतिज ऊर्जा है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु का गृहीय मॉडल दिया था, तो रदरफोर्ड के द्वारा गृहीय मॉडल दिया गया था, तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नाभिकीय बल की प्रकृति होती है, तो विद्यार्थियों ये एक कंट्रोवर्शियल पार्ट होता है। नाभिकीय बल को हम आकर्षण प्रकृति का पढ़ते आए हैं, और बहुत कम दूरियां होने पर यह भी पढ़ते हैं कि वो प्रतिकर्षण प्रकृति का हो जाता है। वैसे नाभिकीय बल की जो प्रकृति होती है वो हम यही पढ़ते हैं कि आकर्षण और आकर्षण प्रकृति का होता है, लेकिन यहाँ पर आकर्षक और प्रतिकर्षण दोनों भी दे रखे हैं या उदासीन होता है, तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा और ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि केवल प्रतिकर्षण ही नहीं होता, तो या तो आकर्षण होगा या आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों होगा। चलिए, तो विद्यार्थियों यहां पर ऑप्शन सी आप सही करेंगे। जब आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों दे रखे हैं तो ऑप्शन सी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस अर्धचालक में अशुद्धि परमाणु का ऊर्जा स्तर चालन बैंड के निकट होता है? तो देखिए, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच में कुछ गैप होता है, लेकिन एन टाइप और पी टाइप में एक अन्य ऊर्जा स्तर भी होता है। तो विद्यार्थियों यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये हमारे पास में है चालन बैंड, ये हमारे पास में संयोजी बैंड, और जब हम पंच संयोजी अशुद्धि नेजर चालक में मिला देते हैं तो एक नए ऊर्जा स्तर का निर्माण होता है, जो कि चालन बैंड के ठीक नीचे होता है, दाता ऊर्जा स्तर कहलाता है। और इस प्रकार का जो अर्धचालक है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो किस अर्धचालक में अशुद्धि परमाणु का ऊर्जा स्तर चालन बैंड के निकट होता है, तो वो एन टाइप में होता है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति यहां पर करनी है। तो देखिए, किसी गाउसीय सतह से पारित फ्लक्स के पर निर्भर नहीं करता, तो फ्लक्स सतह के आकार, जो गाउसीय पृष्ठ है उसके आकार एवं आकृति पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी चालक की प्रतिरोधकता इसके निर्भर करती है, तो किन कारकों के ऊपर निर्भर करती है? तो एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और इसके ताप एवं प्रकृति पर डिपेंड करती है। जो पदार्थ आपने लिया है उसकी प्रकृति पर डिपेंड करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत गति करते आवेश का पथ वर्ताकार हो जाता है, उसका जो पथ है वो वर्ताकार होता है। फिर देखिए, पदार्थों में संपूर्ण इलेक्ट्रॉन युग्मित पाए जाते हैं, तो प्रति चुंबकीय पदार्थों में, प्रति चुंबकीय पदार्थों में सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं। तो शुद्ध संधारित्र के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? तो शुद्ध संधारित्र या
आप शुद्ध प्रेरकत्व ले तो उनके बीच फाई का जो मान होता है वो π/2 होता है। तो शक्ति गुणांक जिसको हम कोस फाई से पुट करते हैं, और कोस 90 का जो मान होता है वो हमारे पास में कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो 0 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध होता है तो F बराबर R/2 होता है। क्लियर। प्रकाश का ध्रुवण उसकी प्रकृति का द्योतक है तो अनुप्रस्थ प्रकृति को बताता है, अनुप्रस्थ प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में संतृप्त धारा प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर बढ़ती है, तीव्रता बढ़ाने पर देखिए मैंने एक डायग्राम के जरिए भी समझाया है। एक तरफ हमने प्रकाश की तीव्रता ली है, सॉरी ये एक तरफ हमने लिया है विभवांतर, इसको क्लियर कर लीजिए। विभवांतर तथा धारा के बीच में जब हम ग्राफ खींचें, संग्राहक पट्टी का विभव, पट्टी का विभव और धारा के बीच में हमने ग्राफ खींचा तो इस टाइप का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। लेकिन जब आप तीव्रता I1 से बढ़ाकर I2 कर देते हैं तो संतृप्त धारा है वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। ये हमारे पास में है संतृप्त धारा, जिसमें धारा की वैल्यू लगभग नियत हो जाती है, तो ये वाली वैल्यू भी तीव्रता बढ़ाने पर इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारी अस्थायी नाभिक नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा स्थायित्व को प्राप्त करते हैं तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के द्वारा, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के द्वारा स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। तो चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के मध्य न्यूनतम ऊर्जा अंतराल कहलाता है, वर्जित बैंड कहलाता है। क्लियर। वर्जित बैंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। एक 3 आवेशों Q1, Q2 और Q3 के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आप यहां पर देखेंगे, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और यदि इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस R12 है, इसी तरीके से Q2 Q3 बट्टे में R23 प्लस Q1 Q3 बट्टे में R13, ये हमारे पास में 3 आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। डेफिनेशन देखेंगे कि प्रति एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल के विद्युत वाहक बल को E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नेट परिपथ में सारे परिपथ में आवेश Q को प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। देखिए यदि चुंबक के एकल ध्रुव का अस्तित्व संभव होता तो चुंबक के लिए गाउस का नियम किस प्रकार का रूप ग्रहण कर लेता। तो देखिए यहां पर गाउस का नियम, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम है क्या? चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है वो 0 होता है। और यदि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व हो, एकल चुंबकीय ध्रुव का
अस्तित्व हो तो ये नियम क्या रूप ग्रहण कर लेता? तो देखिए बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू म्यू जीरो क्यू एम। ये क्यू एम चुंबकीय आवेश है। वैसे एक्चुअल में धनात्मक चुंबकीय आवेश और ऋणात्मक चुंबकीय आवेश दोनों के योग का म्यू नॉट गुणा होता है। तो दोनों एक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चुंबकीय आवेश होते हैं, इस कारण से कुल जो वैल्यू वो जीरो आ जाती है। लेकिन यदि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता तो ये नियम हमारे पास में इस तरीके का आ जाता। क्लियर? ये पहले भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चित्र में वर्णित स्थिति के लिए संधारित्र की ध्रुवता बताइए। इसका मतलब आप समझें, ये हमारे पास में एक चुंबक है यहाँ पर और ये हमारे पास में एक दूसरी चुंबक है। एक तार के द्वारा एक संधारित्र जिसकी प्लेटें ए और बी है जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमारे को ये बताना है कि इनके ऊपर आवेश कौन कौन सा होगा। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे कौन कौन सा आवेश होने वाला है। तो देखिए यहां से जब ये वाली चुंबक इसके नजदीक आएगी तो नजदीक आएगी तो इसमें ये जो फलक है वो ऐस की भांति काम करेगा इस तरीके से। इसका मतलब हो गया कि जो आवेश है वो इधर से इधर जाएंगे, मतलब धारा इधर से इधर जाएगी, धनावेश इधर से इधर जाएगा, मतलब बी से ए की तरफ जाएगा। तो ए के ऊपर धनावेश आकर इकट्ठा हो जाएगा तो ए यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा जबकि बी यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो बी के सापेक्ष ए धनात्मक होगा, तो बी के सापेक्ष ए धनात्मक होगा। या आप ये कह सकते हैं कि हम ऐसे कह सकते हैं ए धनात्मक व बी ऋणात्मक होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या किसी माध्यम में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है? यदि हां तो लाल और बैंगनी में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीरे चलता है? तो यहां से इसको क्लियर करें। इसका आंसर है हां, कि रंग के ऊपर डिपेंड करती है। फिर यहां से आप ध्यान देंगे कि रंग पर किस तरीके से डिपेंड करती है। तो स्नेल के नियम से C1 बट्टे में C2 बराबर λ1 बट्टे में λ2 भी जानते हैं, या C बराबर आप न्यू लैम्बडा जानते हैं। तो जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जितनी ज्यादा होगी उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही ज्यादा होगी। इसके अलावा हमारे को यहाँ पर पूछा है धीरे कौन सा चलता है। तो धीरे के लिए जिसकी तरंग दैर्घ्य कम उसकी चाल भी कम होगी। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य है वो ज्यादा होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य है वो कम होती है। इस कारण से लाल रंग की जो चाल है वो भी ज्यादा होगी, लाल रंग के अंदर चाल ज्यादा होगी, बैंगनी रंग की जो चाल है वो भी कम होगी। क्लियर? तो यदि हाँ तो लाल तथा बैंगनी में कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीरे चलेगा? कांच के प्रिज्म में कौन सा रंग धीरे चलेगा? तो बैंगनी रंग धीरे चलने वाला है विद्यार्थियों। निरोधी विभव आपतित विकिरण के किस कारक पर निर्भर करता है? देखिए निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। यदि हम दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो हमें इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है। तो एक तरफ हम ले लें निरोधी विभव और दूसरी तरफ हम ले लें आवर्ती, तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। क्लियर?
तो आपतित किस कारक पर डिपेंड करता है? तो आपतित प्रकाश की आवर्ती पर डिपेंड करता है, प्रकाश की आवर्ती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द्रव्यमान क्षति को परिभाषित कीजिए। द्रव्यमान क्षति की डेफिनेशन देखेंगे, परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से थोड़ा सा कम होता है। द्रव्यमान में आया यह अंतर ही द्रव्यमान क्षति कहलाता है। तो देखिए, यदि हम अलग अलग न्यूक्लियनों का द्रव्यमान देखें, जैसे प्रोटॉनों का द्रव्यमान Z/Mp, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान है N/Mn, तो ये तो हो गया अलग अलग द्रव्यमान। और एक साथ न्यूक्लियस का द्रव्यमान देखें तो उनमें जो डिफरेंस होता है उसी को ही हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। बोर त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, नाभिक के चारों ओर प्रथम कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या, नाभिक के चारों ओर प्रथम कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या, बोर त्रिज्या कहलाती है। बोर त्रिज्या कहलाती है। क्लियर? अब हम कुछ क्वेश्चंस यहां पर और देखेंगे। खंड बी के देखिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव में संचित विद्युत ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे विद्युत द्विध्रुव के अंदर संचित ऊर्जा होती है माइनस में Pe cos थीटा या माइनस में P वेक्टर डॉट E वेक्टर। इसका व्यंजक आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल का एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। तो चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? तो देखिए विद्यार्थी, यहां पर हमें क्या क्या दे रखा है। संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल इसको हम E से भी पुट कर सकते हैं। ये 8 वोल्ट हमें दे रखा है। जो डीसी स्रोत है जिससे इसको कनेक्ट किया है, स्रोत का विद्युत वाहक बल 120 वोल्ट है। इसके अलावा संचायक बैटरी जो कि 15.5 ओम के रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई है, तो वो हम कैपिटल R लेकर चलते हैं। 15.5 ओम। सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r 0.5 ओम हम लेकर चलते हैं। यदि मैं यहां पर बात करूं कुल प्रतिरोध की, तो कुल प्रतिरोध हमारे पास में कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। 15.5 प्लस 0.5, तो यह आ जाएगा 16 ओम। क्लियर? तो यहां से सर्किट से प्रवाहित धारा, कुल धारा हमारे पास में आ जाएगी। कुल विद्युत वाहक बल जो कि ईडेस से मैं यहां पर पुट कर दूं, बट्टे में कुल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r से पुट कर दूं, तो ये तो हो जाएगा 120 माइनस 8। ये प्रभावी हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। बट्टे में 16, तो 112 बट्टे में 16 धारा की जो वैल्यू है वो 7 एम्पीयर हमें प्राप्त हो जाएगी। R के प्रति विभव क्या हो जाएगा? R पर विभव, तो V बराबर होता है I इंटू R। I की वैल्यू 7, R का मान 15, तो ये अपने पास में आ जाएगा। R का मान 15.5, तो यहां से V की वैल्यू अपने पास में आ गई है 108.5 वोल्ट। क्लियर?
अब हमने लगाया 120 वोल्ट, हमने लगाया 120 वोल्ट, उसमें से 108.5 प्लस V, तो यहां से V की वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस 108.5, यह आ गया 11.5 वोल्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र B और चुंबकीय तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। B और H के बीच में रिलेशन स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्रेरण की घटना को परिभाषित करें, किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर L बराबर म्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू L वाला फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1.0 मीटर धातु की एक छड़ जिसके एक सिरे से जाने वाली अभिलंबवत अक्ष के परितः 400 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति से गुणन कर रही है। छड़ का दूसरा सिरा धात्विक वलय से जुड़ा है। सभी जगह 0.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित, तो वलय और अक्ष के बीच में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। छड़ की जो लंबाई है वो हमें 1.0 मीटर दे रखी है। ओमेगा का जो मान है वो हमें 400 रेडियन प्रति सेकंड दे रखा है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.5 टेस्ला दे रखी है। तो यहां से प्रेरित विद्युत वाहक बल 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर हो जाएगा। B की जो वैल्यू है वो है 0.5, ओमेगा का जो मान है वो है 400, और L की जो वैल्यू है वो है 1 का स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे 0.5 गुणा आ जाएगा हमारे पास में 200, तो ये अपने पास में आ जाएगा 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उन विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए जिनका उपयोग, देखिए अलग अलग क्षेत्रों में इनका उपयोग होता है। हमारे को यहाँ हम ये जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग होता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि राडार प्रणाली में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो राडार प्रणाली है उसमें माइक्रो वेव्स का उपयोग होता है, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है, सूक्ष्म तरंगों द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों के द्वारा किया जाता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कैंसर के ट्यूमर में उपयोग किया जाता है। तो कैंसर के इलाज में देखिए विद्यार्थियों, गामा किरणें और अक्स किरणें दोनों का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन ट्यूमर में अक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। क्लियर। जल को शुद्ध करने में उपयोग किया जाता है, तो वो पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है, पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि ये हमारी बुक का एक हूबहू एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दे रखा है। एक वस्तु हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और प्रतिबिंब की स्थिति हमें यहाँ पर पूछी है। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की वो हमें 5 सेंटीमीटर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर। और हमें यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति फाइंड आउट करनी है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो वस्तु है वो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी हुई है। पहले लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा पहले लेंस के द्वारा, पहले लेंस से, तो वो हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो 1/में V1 माइनस 1/में U1 बराबर 1/में F1। तो यहां से U1 की वैल्यू आप रख दीजिए, तो आपके पास में यहां से V1 आ जाएगा, तो माइनस में 30, और उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी प्लस में होती है, तो V1 की वैल्यू अपने पास में आ गई है प्लस में 15 सेंटीमीटर, प्लस में 15 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गई है।
अब यहां से इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, इसलिए ये जो दूसरा लेंस है, ये जो अवतल लेंस है, इसके लिए ये आभासी बिंब का काम करेगा, और दूसरे लेंस के लिए जो बिंब दूरी होगी उसको मैं U2 से लिखूं तो ये 15 माइनस 5 10 सेंटीमीटर होगी, प्लस में लेकर चलेंगे, आभासी बिंब दूरी के रूप में ये काम करेगा। तो इससे बने प्रतिबिंब की स्थिति भी हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, और इस उत्तल लेंस अवतल लेंस की फोकस दूरी है माइनस में 10 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट कर देते हैं 1/V2 माइनस 1/10 बराबर 1/-10, तो ये बराबर के उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो V2 का मान अनंत आ गया हमारे पास में। V2 का मान कितना आ गया? अनंत आ गया। अब यहां से अनंत में से 10 सेंटीमीटर कम भी करेंगे तो भी अनंत ही रहेगा। तो तीसरे लेंस के लिए हम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करेंगे। तीसरे लेंस के लिए तो 1/V3 माइनस 1/U3 बराबर 1/F3। तो 1/V3 माइनस 1/अनंत 1/अनंत प्लस इक्वल टू 1/30 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। तो V3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 30 सेंटीमीटर। तो अंतिम जो प्रतिबिंब है वो तीसरे लेंस के दाईं ओर यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और वैसे उल्टा बनेगा। तो हमारे को प्रतिबिंब की स्थिति ही पूछी, तो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर निर्मित होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समतल ध्रुवित प्रकाश को परिभाषित कीजिए। ध्रुवक तथा विश्लेषक के संयोजन से पारगमित समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का विवेचन कीजिए। मेलस का नियम लिखिए, काफी अच्छा प्रश्न है। प्रकाश के विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर पूछा है। यह दर्शाए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य फोटोन की तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। बोर मॉडल की कोई 3 कमियां लिखिए। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ में वक्र बनाइए। समझाइए कि किस प्रकार से इस वक्र की सहायता से नाभिक के स्थायित्व को समझा जा सकता है। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है। अब हम थोड़े से वृहद क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक क्या होगा। तो टो बराबर PE साइन थीटा वाला फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। टो वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो 3 अंक का पूछा जाएगा, और इसमें आपको एक अथवा में भी पूछा जाएगा। तो देखिए, गाउस के नियम का उपयोग करते हुए एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें यहाँ पर पूछा है। तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो कोई आयताकार लूप रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण टो बराबर MB साइन थीटा, या आप NIAB साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इसे हम MB साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? एक सीधा वृत्ताकार अनुप्रस्थ जिसकी त्रिज्या A है, धारावाही स्थिर विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन ज्ञात करना है, इसके बाहर और इसके अंदर। क्लियर? तो ये हमारे नोट्स में आपको हूबहू मिल जाएगा विद्यार्थियों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि PN संधि के निर्माण के समय संधि तल पर होने वाली विसरण और अपवाह को समझाइए।
जब संधि उत्क्रम बायस पर हो तो अवक्षय प्रत पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो अवक्षय प्रत की चौड़ाई घट जाती है। दिष्कर्ण से क्या तात्पर्य? अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाइए, इसकी निवेशी और निर्गम वोल्टता के तरंग प्रतिरूप को निर्मित कीजिए। देखिए 19वां और 20वां प्रश्न 4-4 अंक के पूछे जाएंगे कि किसी प्रेरकत्व पर प्रयुक्त प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए सिद्ध कीजिए कि धारा विभव से π/2 कोण पीछे होती है। और इसके साथ में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि 60 माइक्रोफेरेड का संधारित्र 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में आरएमएस का मान, धारा के आरएमएस का मान, तो IRMS पूछा है जो कि VRMS बट्टे में अक्ष C के बराबर होगा। VRMS अक्ष C को हम 1/ωc लिख सकते हैं। तो VRMS ωc, VRMS ओमेगा की जगह 2πf इंटू C पुट कर देंगे, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 110 गुणा में 2 गुणा में 3.14, f की वैल्यू 60 है, C का मान 60 गुणा 10 की घात -6 है। तो ये हमारे पास में एम्पियर में इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसके अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ये किस सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर के लिए निवेशी और निर्गत वोल्टता दोनों कुंडलियों के फेरों की संख्या के साथ में आपस में संबंध स्थापित कीजिए। ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों और उनके निवारण को समझाइए। तो देखिए फिल्म प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन न्यूनतम विचलन कोण का फॉर्मूला ज्ञात कीजिए। आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में भी रिलेशन पूछा है। इसके साथ में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1.55 अपवर्तनांक के कांच के दोनों फलकों की समान वक्रता है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने तो अपेक्षित वक्रता क्या होगी? तो यहाँ पर R1 बराबर हम प्लस में R और R2 बराबर माइनस में R लेकर चल रहे हैं, क्योंकि दोनों फलकों की जो वक्रता है वो सेम है, तो एक की प्लस में होगी तो दूसरे की माइनस में होगी। N21 का मान हमें 1.55 दे रखा है और F की वैल्यू है वो हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 1/F बराबर होता है N21 माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/20, 1.55 माइनस 1, 1/R प्लस 1/R। तो 1/20 बराबर 0.55 गुणा 2/R। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा R बराबर 0.55 गुणा 2 गुणा 20, तो यह आ जाएगा 0.55 गुणा 40, तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर? कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी का आवश्यक चित्र बनाकर आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए कोई प्रिज्म अज्ञात अपवर्तनांक के कांच से बना है, इसके लिए न्यूनतम विचलन कोण हमें 60 दे रखा है, प्रिज्म कोण न्यूनतम विचलन कोण 40 और प्रिज्म कोण हमें 60 दे रखा है। अपवर्तनांक क्या होगा? तो देखिए अपवर्तनांक n बराबर फॉर्मूला होता है साइन a प्लस डेल्टा m/2 बट्टे में साइन a/2। वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन a की जो वैल्यू है वो है 40, डेल्टा a की जो वैल्यू है वो है 60 और डेल्टा m की वैल्यू है 40। तो यहां से साइन 100 डिग्री 100/2 और ये आ जाएगा हमारे पास में 60/2। तो ये आ गया साइन 50 डिग्री बट्टे में साइन 30 डिग्री। साइन 50 की जो वैल्यू है 7.516 होती है, इसका मान 1/2 होता है, तो 1.532 इसका आंसर आ जाएगा विद्यार्थियों। तो ये था सेकंड मॉडल पेपर, इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर देखा। विद्यार्थियों आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।